गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर दिया था, संसाधन और विकास। तो बेटा विकास चैप्टर हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ लिया है। तो यहाँ विकास की कुछ अलग डेफिनेशंस हैं संसाधनों को लेकर, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी डेवलपमेंट को लेकर हम कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसमें कुछ हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, समाप्त होने के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वामित्व के आधार पर। और लास्ट हमने जो टाइप पढ़ा था वो टाइप था विकास के स्तर के आधार पर। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि आपने इनको खुद रीड करना है, जैसे संभावी साधन है, विकसित संसाधन है, भंडार है या संचित कोष है बेटा। तो संचित कोष क्या होते हैं? ऐसे भंडार होते हैं जो हमारे पास अर्थ के अंदर है, ठीक है, और हम उनको कभी भी जो अपनी ज़रूरत है उसको पूरी कर सकते हैं, तो उसको संचित कोष कहते हैं। ऐसी भंडार होता है, बहुत सारे जो रिसोर्सेज के भंडार है हमारे पास। कुछ ऐसे संसाधन हैं जिनको हमने यूज़ कर लिया है, विकसित कर लिया है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी संभावना है, पोटेंशियल है बेटा। और आज का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं संसाधनों का विकास। क्यों ज़रूरी है डेवलपमेंट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द रिसोर्सेज, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं बेटा। तो टॉपिक के अंदर आप सब बेटे पेज नंबर 3 देखें। टॉपिक है हमारा संसाधनों का विकास। संसाधन जो है आपको पता है कि मनुष्य के लिए या हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इनकी जो गुणवत्ता है, इनकी जो क्वालिटी है, उसको एज इट इज़ रखना भी हमारी ड्यूटी है। हमें पता है कि रिसोर्सेज वैल्यूएबल हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है उसको बनाए रखना भी हमारी ड्यूटी है। ऐसा विश्वास है कि, विश्वास क्या है, ये तो रियलिटी है बेटा, कि संसाधन जो हैं प्रकृति की देन है, नेचुरल रिसोर्स हैं, हमें डायरेक्ट नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं। हमने इसके लिए, अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं या वाटर लेते हैं तो उसके लिए हम कुछ कीमत तय देते नहीं हैं। आप देखो कि जितनी मैन मेड चीज़ें हैं जो मनुष्य ने खुद बनाई हैं, उसको अगर हम ख़रीदते हैं या लेते हैं तो उसके लिए हमें उसकी पेमेंट देनी पड़ती है, उसके लिए पेड करना पड़ता है। लेकिन जो नेचर ने हमें दिया है, सनलाइट दी है, विंड दिया है, एयर दिया है और वाटर दिया है, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर सबका अधिकार है और वो अनलिमिटेड हैं क्वांटिटी के अंदर। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें मान लो फ्री गिफ्ट है उसकी वैल्यू नहीं होती, जिसको हमने ख़रीदा है, पैसे देकर चीज़ ली है, उसकी हमारे लिए वैल्यू होती है। तो हमें जो फ्री में भी मिला है उसकी भी जो है केयर करनी है, उसको भी हमने कंजर्व करना है, सस्टेन करना है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, नेचुरली है कि अगर हम इसका मिस यूज़ करते जाएंगे या अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए, अपने लालच को पूरा करने के लिए एक्सेस में रिसोर्सेज का यूज़ करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। पहली समस्या देखें, संसाधनों का ह्रास होगा, यानी कि संसाधन जो नॉन रीन्यूएबल है, जो जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनका पतन हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, धरती के ऊपर से ख़त्म हो जाते हैं बेटा ऐसे संसाधन। अगर हम लालचवश यानी कि अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं उनको, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सेकंड देखो, कुछ लोगों के हाथ में ही जो संसाधन हैं अगर हैं, तो क्या होगा, पूरा समाज गरीब और अमीर में बंट जाएगा। तो रिसोर्सेज के ऊपर मैंने जैसे कहा कि सबका राइट होता है। अगर उसको कोई एक कैटेगरी सोसाइटी की एकमुलेट कर लेती है तो उससे समाज की डिवीज़न हो जाती है। जिनके पास रिसोर्सेज आ जाएंगे वो रिच हो जाएंगे, और जिनके पास नहीं होगा तो वो गरीब हो जाएंगे बेटा।
थर्ड पॉइंट देखें, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उसमें संकट पैदा हो रहा है। जैसे भूमंडलीय तापन, यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है, क्योंकि हम फॉरेस्ट को ही लेते हैं एक एग्जांपल, कि मनुष्य अपनी ज़रूरतों के लिए जंगलों को काट रहा है, पेड़ पौधों को लगातार काट रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पहुंच रही है, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो हमारी उसमें कह रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती जा रही है, जो हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेज से। हमारे अगर ऊपर के मंडल में देखें तो सबसे पहला मंडल जो है वो ओजोन मंडल आता है बेटा, क्योंकि अर्थ से लेके स्पेस तक इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो आपने कभी 7th में पढ़ा होगा। तो सबसे पहली लेयर जो हमें ब्लैंकेट के रूप में हमें कवर की हुआ है वो ओजोन लेयर है। अगर ग्रीनरी ख़त्म हो जाती है तो ओजोन लेयर जो है ना उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ओजोन लेयर ही हमें प्रोटेक्ट करती है। सनलाइट जो डायरेक्ट सनलाइट है उसको रोकती है तो वो भी पतली होती जा रही है परत, जिसकी वजह से स्किन डिसीज़ आ रही हैं, कैंसर की प्रॉब्लम अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों के अंदर। तो ये सब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि संसाधनों का अगर हम शोषण करते हैं तो उसका इंसान के ऊपर ही असर पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, भूमि निम्नीकरण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण आपको पता ही है, हर टाइप का जो पोल्यूशन है, चाहे वो अर्थ के ऊपर हो, चाहे अर्थ के अंदर हो या अर्थ के साइड में हो, तो तीनों मंडल के अंदर जो प्रदूषण की समस्या बनी हुई है, हवा के अंदर, पानी के अंदर, धरती के ऊपर। तो प्रदूषण की वजह से जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम होती जा रही है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, जो भूमि में ताकत होती है, मिट्टी में जो ताकत होती है उपजाऊ शक्ति की, वो ख़त्म होती जा रही है बेटा। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए जो संसाधन है उनका बंटवारा क्या होना चाहिए बेटा, न्याय संगत। संसाधन की गुणवत्ता क्या होती है, क्वालिटी। और विश्व में लोगों के अंदर ये होड़ ही ना हो जाए कि हमारे पास संसाधन ज़्यादा हों, तो वो इस होड़ में क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कब्जे करने शुरू कर देंगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुए थे वो इसी का ही मेन कारण था बेटा। सब चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसोर्सेज जो हैं वो अपने देश के लिए इकट्ठे करें। जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे, उनको क्या चाहिए था, यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए थे। अब उन रिसोर्सेज की होड़ में उन्होंने हमें अपना गुलाम बना लिया। अगर आज के टाइम में भी ऐसा होगा कि रिसोर्सेज का हम जो है गलत प्रयोग करते जाएंगे, संसाधन ख़त्म होते जाएंगे, उनकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, तो लोग जो हैं आपस में शांति नहीं बना सकते। तो न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, सबका इक्वल राइट है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जुडिशियल जो डिवीज़न है वो होनी चाहिए बेटा। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का विषय खतरे में पड़ सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में या कुछ ही देशों के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो वो उसका मिसयूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए उनको यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, वो रिसोर्सेज धरती से ख़त्म हो जाएंगे। और इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है बेटा। इसलिए हर तरह के जीवन का जो अस्तित्व है बनाए रखने के लिए, हर तरह का जीवन क्या है, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इन सब की जो लाइफ है वो तभी एग्जिस्ट करती है, तभी वो धरती पर जिंदा रह सकते हैं जब हम अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करते हैं। जितनी नीड है उससे भी अगर कम करें तो हम अपने संसाधनों को कंजर्व कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं बेटा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें योजना बनानी पड़ेगी। कोई भी काम बिना प्लानिंग के नहीं होता। आप लोग स्टडी कर रहे हो तो प्लानिंग बनाते हो, एक टाइम टेबल तैयार करते हो, और जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी पकड़ नहीं है, जिसमें आप थोड़े वीक हो, एवरेज हो, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देने के लिए ज़्यादा टाइम दोगे। तो ये एक प्लानिंग ज़रूरी है। और इसी तरह रिसोर्सेज की प्लानिंग भी ज़रूरी है, ताकि अर्थ के ऊपर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। तो सतत पोषणीय विकास, अगर सतत पोषणीय विकास नहीं करते तो सारी समस्याएं हमारे सामने आ जाती हैं।
सतत क्या होता है, लगातार, कंटिन्यूस। और पोषणीय विकास यानी कि संसाधनों का हम इस तरीके से प्रयोग करें, उनका ऐसे पोषण करें, उनको एक्सप्लॉयट ना करें, उनका शोषण ना करें, इस तरीके से प्रयोग करें कि वो संसाधन हमारी ज़रूरत तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी हम कंजर्व कर रहे हैं। यानी कि सिंपल डेफिनेशन क्या है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। तो ऐसे को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। अब प्लानिंग की बात आई है तो वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट प्लानिंग हुई थी, ये जो टॉपिक है ना, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कि कैसे, मतलब हम सोच रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज को सेव करना है, लेकिन हर एक व्यक्ति नहीं सोचता, हर एक देश इसके ऊपर मंथन नहीं करता। तो पहली बार ये सोचा गया वर्ल्ड लेवल के ऊपर वो 1992 में कि क्यों ना हम सब कंट्रीज़ जो हैं मिलकर अपने संसाधनों का जो है उनको कंज़र्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको सेव करें और सभी को समझाएं कि ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। जो ह्यूमन की एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर तभी है जब हम इनको बड़ा प्लानिंग के साथ यूज़ करते हैं। तो ऐसा पहला समिट रियो डी जेनेरो जो है कहाँ पर हुआ था, ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरो। ब्राज़ील कंट्री जो है वो बेटा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, साउथ अमेरिका के अंदर है, और उसकी कैपिटल स्टेट है जो रियो डी जेनेरो। इसमें पहला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें मोस्टली जो यूएनओ के कंट्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, उनको डिस्कस किया गया। हम कुछ जो है इसमें टॉपिक्स आगे नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। इसमें क्या एजेंडा लिया गया था, क्या प्रॉब्लम्स ली गई थी। इस सम्मेलन में जितने भी लोग शामिल हुए थे, सबसे पहले उन्होंने किस पे डिस्कशन किया, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन कि भूमंडल यानी कि अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज हो रही है। अब क्लाइमेट जो है देखो चेंज होती है 35 ईयर्स नियर अबाउट जो है थोड़ा सा चेंज ज़रूर आता है। 30-35 साल बाद किसी भी इलाके की जलवायु है जो वो चेंज होती रहती है। तो इस पे डिस्कशन हुई कि कैसे जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हमारे आप यहाँ भी महसूस करते हो एक्सट्रीम कोल्ड रहता है, एक्सट्रीम जो है हॉट रहता है सर्दियों और गर्मियों में। अगर सर्दी पड़ती है तो खूब सर्दी पड़ती है। अब आगे गर्मी मई जून में पड़ेगी तो खूब गर्मी पड़ेगी, 50 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुँच जाता है। इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है, जो अर्थ के ऊपर ग्रीनरी ख़त्म हो रही है बेटा। तो ये एक बड़ी समस्या थी, वर्ल्ड लेवल की समस्या थी, तो इस पे उन्होंने ये टॉपिक लिया। ऐसी जैविक विविधता पर एक जो है डिबेट हुई। जैविक विविधता, जैविक मीन्स जीव जंतुओं के बारे में जो अर्थ से लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये भी एक खतरे की घंटी है हमारे लिए कि जो जैव विविधता है बेटा वो भी ज़रूरी है। पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव मंडल। अगर इन दिनों में कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है तो क्या होगा, अर्थ के ऊपर जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मान लो पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो उन पे डिपेंड है एनिमल्स वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब अगर ये दोनों ख़त्म हो गए तो हमारा भी एग्जिस्टेंस अर्थ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बेटा। तो रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन हुआ, उसमें उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया जिसमें 21 ऐसी बातें रखी गई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सब कंट्रीज़ को फॉलो करनी थी। यह एक ऐसी घोषणा थी जो 1992 में ब्राज़ील में हुई, और इसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों ने, राष्ट्राध्यक्ष कौन से थे,
जो किसी भी कंट्री को के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने स्वीकृत किया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पारंपरिक आवश्यकताएं हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनके अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी, रोगों से निपटाना। 3 मुख्य, देखो इसको अंडरलाइन करें, पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है, जो वर्ल्ड लेवल पर पॉवर्टी है, गरीबी है, या जो पैनाडेमिक्स हैं, रोग हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फैले हुए हैं, उनसे कैसे निपटारा किया जा सकता है, इसके ऊपर उन्होंने मंथन किया। और इसका एक ही मुख्य उद्देश्य था, स्थानीय एजेंडा तैयार करना। यानी कि एक टाइप का कानून हो गया, एक टाइप का लॉ बन गया जिसको हर कंट्री ने फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखो सभी जो वर्ल्ड के कंट्री से उन्होंने ग्रीनरी के ऊपर जोर दिया, प्लांटेशन के ऊपर जोर दिया, जो अफॉरेस्टेशन था उसके ऊपर जो है स्ट्रेस दिया, ताकि सभी लोग जो है अवेयर हों, पुराने जो पेड़ हैं उनको काटना नहीं और नए पेड़ लगाना। तो ये फॉलो किया सबने। पॉल्यूशन को कम करने के लिए CNG, देखो पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इसके लिए कानून बनाए गए देशों के अंदर ताकि पोल्यूशन कम हो। एक पॉपुलेशन का भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है नेचुरली वहाँ पोल्यूशन ही होना होता है। तो ये समस्या नहीं सॉल्व हुई अभी तक, बाकी समस्याओं के ऊपर जो है कुछ ना कुछ लॉज बन चुके हैं बेटा। नेक्स्ट है नियोजन। संसाधन नियोजन का क्या महत्व है बेटा, कि हम इसको प्लान कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। कोई भी प्लानिंग करना किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंट है, ताकि हम हर एक काम को अच्छे प्रॉपर वे से कर सकें बेटा। तो भारत जैसे कंट्री का यह एग्जांपल दिया है कि नियोजन करना, अब संसाधनों की बात कर रहे हैं तो हर जगह पर ये अवेलेबल नहीं है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करना वो नियोजन ही कहलाता है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नियोजन कहलाता है बेटा। विवेकपूर्ण यानी कि हमें नॉलेज है कि जो रिसोर्सेज हैं, अब जो रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, जो नवीकरण है, जिनको रिसाइकल किया जाता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो रिसाइकल नहीं होते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो इनको तो संभालना ज़रूरी है ना, इनके लिए नियोजन और एक स्ट्रैटेजी अपनाना ज़रूरी है। तो भारत जैसे देश में जहाँ संसाधन बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं और बहुत सारी विविधता है, विविधता क्या आता है, बहुत सारी वैरायटी है, तो वहाँ ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम संसाधनों का नियोजन करें। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, यानी प्रदेश स्टेट वाइज हम अगर संसाधनों की एक लिस्ट तैयार करते हैं तो उसमें भिन्न भिन्न जो संसाधन है अलग अलग इलाके में पाए जाते हैं। परंतु दूसरे संसाधनों की कमी है, कुछ में प्रचुरता है और कुछ कम है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ पर वो संसाधनों को लेकर आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर बिल्कुल ही संसाधन नहीं है। एग्जाम्पल देखें बेटा, इसको मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप भी बना सकते हो देखकर कि संसाधन नियोजन क्यों महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है। झारखंड है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ है, कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन जो है, अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर है, उसमें पानी रहता है, लेकिन फिर भी उसकी कमी है। अब हिली एरिया में पानी होता है, रिवर फ्लो करती हैं, लेकिन उनको कितनी देर तक कोई स्टोर कर सकता है, अंडरग्राउंड वाटर नहीं है, तो वहाँ पर एक्सेस में वाटर होने के बावजूद भी परेशानी रहती है बेटा, पानी की कमी रहती है। जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहाँ पर पानी की ही कमी पाई जाती है, और पानी वहाँ से जो एक्सेस वाटर है वो दूसरे राज्य यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पर तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं और सनलाइट भी बहुत ज़्यादा वो इलाका रिसीव करता है, तो सूरज की रोशनी भी है, पवन भी है, तो वहाँ पर ये दोनों ही टाइप की जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहाँ बिजली बनाई जाती है। तेज़ हवा चले तो उससे भी बिजली बनाई जाती है, जिसे विंड एनर्जी कहते हैं बेटा। ऐसे ही सोलर एनर्जी है, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर सोलर प्लांट लगाकर
सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन जल की कमी है। अब यहाँ हमें समझ आ रहा है कि अलग अलग जो राज्य हैं, किसी राज्य में कुछ है तो किसी राज्य में अलग से संसाधन है, तो सेम क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है। लद्दाख जो है वहाँ पर मरुस्थल है, लेकिन वो ठंडा मरुस्थल है। राजस्थान गर्म मरुस्थल है। लद्दाख में क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए भी वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं पैदा होते। राजस्थान में गर्मी है, इसलिए भी वहाँ पर कोई पेड़ पौधे पैदा नहीं होते। तो ठंडा और गर्म मरुस्थल है। इसी तरह सांस्कृतिक विरासत जो है, कोई देश ऐसा है जैसे लद्दाख है, वहाँ सांस्कृतिक विरासत बहुत अधिक धनी है, परंतु यहाँ जल और आधारभूत चीज़ों की कमी है, जिस खनिजों की कमी है। इसलिए जो है राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? सरकार। अब अगर जम्मू कश्मीर में हम एप्पल पैदा होता है, लेकिन हम एप्पल का यूज़ करते हैं, हम खाते हैं, ये फल हमारे यहाँ नहीं पैदा होता, लेकिन ये भी नहीं है कि हमें वो मिलता नहीं है। तो ये सारी जो अवेलेबिलिटी है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? सरकार। सरकार के पास पूरा सर्वे होता है कि कहाँ पर कौन से खनिज पदार्थ अधिक हैं, कहाँ पर फसलें अधिक पैदा होती हैं। तो वो जो प्रोडक्शन है वो एक स्थान से दूसरी स्थान पर लोगों को आसानी से अवेलेबल करवाती है गवर्नमेंट। तो उसके लिए सरकार क्या करती है? एक प्लान करती है, योजना बनाती है, संसाधनों की जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उनकी पहचान करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत डिफ़िकल्ट है नियोजन करना। ये कहना आसान है कि सरकार की ड्यूटी है, उसको पता है कि उत्तराखंड, बिहार और झारखंड में बहुत ज़्यादा जो है, उत्तराखंड नहीं है, बिहार, झारखंड और उड़ीसा है, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, लेकिन कितनी मात्रा में है उसका सर्वे करना डिफ़िकल्ट होता है बेटा। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है और कै गैप पॉइंट्स बने हुए हैं बेटा कि संसाधन नियोजन क्यों ज़रूरी है, कैसे कर सकते हैं हम संसाधन नियोजन। पहला पॉइंट देखो, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना और उनकी एक तालिका बनाना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क बेटा। इस कार्य में क्या होता है? सर्वेक्षण, मानचित्र और संसाधनों की गुणात्मक, मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना। पहले पॉइंट में क्या है कि सबसे पहले संसाधनों की पहचान करना, उनका सर्वे करवाना, उनका सर्वेक्षण करवाना, मानचित्र बनाना भी। इस इलाके में यहाँ पर कोयले की फील्ड हैं या लोहे के भंडार हैं, और उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी, गुणात्मक गुण क्या है। अब लोहा जो है वो 4 प्रकार का होता है, कोयला भी 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 प्रकार क्यों है? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी है उसके अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा। और मात्रा, कितने स्टॉक हैं, कितना अभी और भंडार अंदर पड़ा है, कितना हमने यूज़ कर लिया है, इन सब की एक तालिका बनाना ये ज़रूरी है नियोजन के अंदर। सेकंड पॉइंट देखो, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। योजनाएं बनाने के लिए क्या बनाई जाएंगी? कमेटियां बनाई जाएंगी, संस्थाएं बनाई जाएंगी, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी। फिर उसकी माइनिंग के लिए टेक्नोलॉजी और स्किल, प्रौद्योगिकी और कौशल क्या होता है? टेक्नोलॉजी और स्किल कि उनको निकालना कोई आसान काम नहीं है कि हमने धरती खोदी और तुरंत निकल गया। तो वो इतनी बड़ी जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है उसमें जान माल का भी नुकसान होता है। अब वहाँ पर क्या लगेगी? टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर लगेगी कि उनको पता है कि हमने किस तरीके से खुदाई करनी है, क्या क्या अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने उनको जो है बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है रिसोर्सेज को बेटा। थर्ड पॉइंट देखो, नियोजन के अंदर संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, बैलेंस की जो विकास की योजनाएं हैं। अब संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, अब राष्ट्र के लिए तो बहुत ज़्यादा
डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है ताकि सोसाइटी को अपग्रेड किया जा सके, उनको जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। तो इसके लिए राष्ट्र क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का यूज़ करता है। तो ये बैलेंस बनाना कि हमारे पास संसाधन इतने हैं और उनकी जो कंजप्शन है, जो लागत है वो इतनी है, तो उसके अंदर का जो गैप है उसको मेंटेन कौन करता है, सरकार। तो आज़ादी के बाद भारत में संसाधन नियोजन जो थे उनको पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, पंचवर्षीय योजना शुरू की। अब जो है 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, यानी 5 सालों की पहले से ही योजना बना के रखना कि इन 5 सालों में हमने किसकी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। तो ये अलग अलग जो हैं हम पढ़ सकते हैं अपने सिविक्स के अंदर कि जो 12 पंचवर्षीय योजना है उनमें प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, सेकंड में क्या किया गया। तो सरकार एक एजेंडा रखती है कि इन 5 सालों में हमने किस चीज़ पर पैसा खर्च करना है, उद्योगों पे करना है, कृषि पे करना है, या लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उन पे करना है। तो ये एक विकास के अंदर शामिल होती है चीज़ें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको दोबारा से आपने रीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, संसाधनों के संरक्षण तक पढ़ लेते हैं आज बेटा। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है कि कोई भी एरिया तभी डेवलप हो सकता है जब वहाँ पर क्या है, संसाधनों की अवेलेबिलिटी, और साथ में प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। इसके विपरीत ऐसे प्रदेश हैं जहाँ संसाधनों की कमी है लेकिन आर्थिक रूप से विकसित है। तो यहाँ पर ये बात बताई गई है कि इसमें हमें पता लगाना होगा कि किस इलाके में संसाधन ज़्यादा हैं और वहाँ पर जो लोग हैं वो कितने स्किल्ड हैं और पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये सारी चीज़ों का हम फाइंड कर सकते हैं कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं, अब जैसे केरल है, वहाँ पर कोई रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स है, यानी लोग जो हैं वहाँ के पढ़े लिखे हैं। हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ा था ना, हमने कंपैरिजन किया था केरल, पंजाब, बिहार। पंजाब में सारे रिसोर्सेज हैं, बिहार में भी रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं, हेल्दी नहीं है, इसलिए वहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। लेकिन केरल देखो, वहाँ कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, कोस्टल एरिया है सारा, तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में बेटा। उपनिवेशन का इतिहास में बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का जो केंद्र रहे हैं बेटा। आकर्षण रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हम ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं कि अंग्रेज़ यहाँ आए, उन्होंने हमारे रिसोर्सेज का यूज़ किया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और स्किल्ड लोग थे, ट्रेंड लोग थे, तो उन्होंने यहाँ पर आकर इतने बड़े भारत पर राज किया। क्या आई थी, एक ब्रिटिश कंपनी ही तो आई थी। उन्होंने परमिशन लेते लेते ये जान लिया कि हमारे देश में क्या कमी है, हमारे देश में एकता का ये भाव है, किसी की भी राय नहीं मिलती, छोटी छोटी रियासतें थी, तो उन्होंने धीरे धीरे उन रियासतों को जीता और 200 साल तक हमारे को गुलाम बना कर रखा। अब उनके अंदर क्या था, ब्रेन, उनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल किया और हमारे ऊपर राज कर गए। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ पर प्रौद्योगिकी, विकास, संस्थाएं, ये सब चीज़ें हों बेटा। उपनिवेश के भिन्न चरण भारत ने इसका अनुभव किया है। अतः भारत में जो संसाधनों का विकास है, संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं बल्कि मनुष्य के ऊपर भी डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसका जो है हम कैसे पता लगा रहे हैं, इसका एक ऐतिहासिक योगदान है। हम अपना इतिहास पढ़ते हैं और उनके अनुभवों से हम सीखते हैं। तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। अभी आप इसको पढ़ो, अगर कोई नई स्टेटमेंट समझ आई तो दोबारा मुझसे पूछो।
ठीक है बेटा, गुड बाय।